हिंद साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शोषित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म जयंती समारोह। जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं कार्यक्रम। इसी कड़ी में दिल्ली में आयोजित किया गया जन्म जयंती कार्यक्रम। ऑल इंडिया MCEA दिल्ली प्रदेश यूनिट द्वारा किया गया कार्यक्रम का आयोजन MCD पार्क मंगोलपुरी दिल्ली में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही निगम पार्षद निर्मला कुमारी। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व निगम पार्षद डॉक्टर राधेश्याम शर्मा, निगम पार्षद रविंदर सोलंकी, जानी मानी क्रांतिकारी विचारक राजबाला सैनी, जय किशन ठाकुर, राकेश शाह की गर्मामय रही उपस्थिति। इस अवसर पर डॉक्टर श्री कृष्ण, एडवोकेट रामाधर ठाकुर, एडवोकेट विजय कुमार कश्यप, रामवीर सिंह सेन, वयोवृद्ध देवी सिंह जड़ौदिया, GK शर्मा आदि वक्ताओं ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के जीवन संघर्ष और उनके जनहित, समाज हित और देश हित में किए गए कार्यों पर डाला प्रकाश। इस अवसर पर इंजीनियर हंस कुमार, रिटायर कैप्टन विनोद कुमार, अशोक वर्मा, गौरव नंद, महेश चंद, राज मल्होत्रा, सुनील अशोक, सुमन श्रीवास्तव, उर्मिला शर्मा, रामचंद्र यादव, कैलाश चंद आर्या, नंद किशोर श्रीवास्तव, सुरेंद्र शर्मा, जयवीर सिंह सेन, जगदीश प्रधान, गीतम सिंह, जितेंद्र कुमार आदि महानुभाव की गर्मामय रही उपस्थिति। कार्यक्रम की अध्यक्षता MCEA दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष गांधी शर्मा ने की और सफल संचालन किया एडवोकेट पवन वर्मा और सुरेश कुमार सेन ने। कार्यक्रम का शुभारंभ करोड़ों दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, गरीब, मजदूर, मजलूम समाज के मसीहा भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पण के साथ किया गया। इस अवसर पर उपस्थित जन समूह ने संविधान की उद्देशिका को अंगीकार किया और संविधान सुरक्षा की शपथ ली। देखिए शोषित जंग की खास रिपोर्ट। इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सब अपना जिंगे लेंगे। वो DNA से भारत के रत्नी है। वो DNA से भारत के रत्नी है। हमने मांगा तब दिया और जो मांगते नहीं है उनको पहले ही मिल जाता है। हमें तुम्हारे चलिए आपने देर सवेर याद तो किया, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी का इतिहास जो है वो भारत के रत्न थे। ना वो कभी अमेरिका के रत्न बन सकते, ना ऑस्ट्रेलिया के रत्न बन सकते। वो भारत के रत्न थे, भारत के रत्न रहेंगे और ये इतिहास इनको कभी भुला नहीं सकता है। हमें कर्पूरी ठाकुर जी जो फार्मूला देके गए, अगर उसको भी साथ साथ ये सरकारें लागू कर दे तो हम तब मानेंगे कि आप कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक मानते थे, उनको भारत रत्न मानते थे और उन्होंने जो जो बातें कही आप उस पर अमल करना चाहते हैं। ये मेहनती समाज, ये कमेरा वर्ग लाखों वर्षों से जी तोड़ मेहनत कर रहा है, लेकिन कर्पूरी जी का सपना आज भी अधूरा अटका हुआ है, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान लागू किया था वो संविधान अभी भी लागू इस देश में
नहीं हुआ है। अगर मैं वकीलों से पूछूं कि बताइए इस देश के कितने नाम हैं, तो वो भी नहीं बता पाएंगे। वो कहेंगे जी हिंदुस्तान। तो जिस देश में बच्चों को छोड़ो, टीचरों को छोड़ो, अगर वकीलों को भी ये नहीं पता कि इस देश के दो ही नाम संविधान में लिखा हुआ है, एक भारत और एक इंडिया। इंडस वैली पर सिंधु घाटी को इंग्लिश में इंडस वैली कहते थे, इंडस वैली पर इंडिया, दो ही नाम इस संविधान की किताब में लिखा हुआ है। और अगर तीसरा नाम कोई आपके सामने लेता है तो यानी वो आपको भ्रमित करना चाह रहा है कि ये कैसे अभागे लोग हैं जिनको मैं बोलता हूं जो हिंदुस्तान, और ये भी हिंदुस्तान करते हैं। जब तक इस देश में हिंदू मुस्लिम रहेगा तब तक इस देश में आप गुलाम रहोगे, क्योंकि आज भी आपको बेरोजगारी नहीं दिख रही, क्योंकि आज भी आपको अशिक्षा नहीं दिख रही, क्योंकि आज भी आपको मणिपुर में 3 महिलाएं नग्न घुमाई गई वो नहीं दिख रहा। आपको सिर्फ क्या दिख रहा है आज सिर्फ आपको धर्म दिख रहा है। और संविधान में लिखा हुआ है कि ये देश धर्म निरपेक्ष है। ये देश क्या है? धर्म निरपेक्ष है। तो धर्म से अगर धर्म की राजनीति जिस देश में शुरू हो जाए, वहां पे शिक्षा भी खत्म हो जाएगी, वहां पे रोजगार भी खत्म हो जाएंगे, वहां पर आपकी व्यक्ति की गरिमा भी खत्म हो जाएगी। यही हाल मेरे देश का, यही हाल मेरे कर्पूरी ठाकुर जी के देश का हो रहा है। तो मैं सभी से अपील करूंगी कि भारत की जो संविधान की उद्देशिका है उसको पढ़ो, एक पेज को, और उसके मीनिंग समझो। रही भाषा की बात, भाषा कभी भी थोपी नहीं जानी चाहिए। इंग्लिश में फेल होते हैं। दिल्ली में मैं टीचर रही हूँ, सरकारी स्कूल में टीचर रही हूँ। इंग्लिश में बहुत बच्चे फेल होते हैं, तो हमें उसे जो है मेन सब्जेक्ट में नहीं डालना चाहिए। फर्स्ट से लेकर 8 तक बच्चों को नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत पास कर दिया जाता है, और 9वीं में जब उनका एग्जाम होता है तो वो कंपार्टमेंट आ जाती है, फिर उसको नकल करा के पास कराया जाता है। 10वीं और 12वीं में हमें टीचरों को कहा जाता है किसी तरीके से नकल कराइए और इनका रिजल्ट 100% लाइए। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस मकान की नींव अगर आप नहीं रखोगे तो क्या दीवार खड़ी कर लोगे? तो शिक्षा कहाँ है? कहाँ है इस देश में शिक्षा? देश की राजधानी दिल्ली में शिक्षा की ऐसी तैसी हुई फिरी पड़ी है। शिक्षा प्राइवेटाइजेशन हो गया है, उसका व्यापारीकरण हो गया है, और जब तक इस देश में हर बच्चे को शिक्षा नहीं मिलेगी उसका शोषण, उसके हक अधिकार और हमें जाति सूचक शब्दों से यूं ही जो है बार बार जो है हमारा अपमान किया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर जी ने अपनी पढ़ाई छोड़ी। क्यों छोड़ी? क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक हम स्वतंत्र नहीं होंगे, हमें राजनीतिक आजादी नहीं मिलेगी, तब तक मैं अपने लोगों की शिक्षा और इसकी रोजगार और इसके हक अधिकार को सुरक्षित नहीं रख पाऊंगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी, हम रोज मोबाइल पर और टीवी पर पिक्चर देखते हैं, नाटक देखते हैं, लेकिन उन हीरो हीरोइनों को कभी भी नहीं पूछा जाता। अगर किसी का सम्मान समारोह होता है या किसी को याद किया जाता है तो वो उनको याद किया जाता है जो समाज के लिए लड़ता है, जैसे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर, जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर, जैसे कि महाराजा धनानंद। तो लेकिन हम अधिकतर समय किसमें गुजार रहे हैं? हम अधिकतर समय, हमारे बच्चे हों, युवा हों या बड़े हों, मोबाइल में सिर्फ और सिर्फ फिल्म, नाटक वगैरह देखने में गुजार रहे हैं। तो उसमें नहीं गुजारिए, पढ़िए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ने क्या काम किया था। मुझे भी वो काम करना है, मुझे भी सामाजिक चेतना लोगों में जगानी है। जब वो घर छोड़ सकते हैं
तो मैं अपना मोहल्ला क्यों नहीं जगा सकती, अपना समाज क्यों नहीं जगा सकती? तो हमें अपने पूर्वजों को पढ़ना पड़ेगा, अपने बच्चों को ऐसी किताबें लानी पड़ेगी जिसमें धनानंद जी के बारे में हो, जिसमें कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में, जिसमें जो है बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में हो। जब आप इन तीनों को पढ़ लोगे, जब संविधान की उद्देशिका पढ़ लोगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरी परेशानियों का हल कहाँ है। मैं बच्चे को शिक्षा के पास लाना चाहता हूँ, लेकिन बच्चा शिक्षा से दूर हो जाता है। सरकारी स्कूल अगर इतने सुंदर बन जाते, जितने हर गली में मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, तो बच्चा कभी स्कूल जाते हुए नहीं रोता। वो अपनी माँ को कहता कि नहीं, मुझे घर अच्छा नहीं लगता, मुझे स्कूल अच्छा लगता है। तो इसीलिए आप लोगों से अपील करूंगी, आप देश की राजधानी में रह रहे हैं, आप बहुत जागरूक हैं। आप उन गांव की हालात देखो जहां दो समय की रोटी भी नसीब नहीं होती है। वो बेचारे कहां से सामाजिक न्याय के लिए लड़ सकते हैं? अभी मैं एक हॉस्पिटल में थी, एक व्यापारी क्या कहने लगा, कहते हैं जी पहले तो 500 मजदूर मिल जाते थे, लेकिन अब बिहार और यूपी से मजदूर आने बंद हो गए हैं, क्योंकि उन्हें वहां पर रोजगार मिलना शुरू हो गया है। तो यहाँ लोगों को क्या चाहिए? आप में से मजदूर चाहिए, आप में से मालिक नहीं चाहिए, आप में से सांसद नहीं चाहिए। बताइए कि आपके दिल्ली राजधानी में कितने आपके समाज के पार्षद हैं? विधायक तो मैं पूछूंगी ही नहीं, सांसद तो मैं पूछूंगी ही नहीं। क्या 85 का नारा देने वाले, क्या हम एक भी सांसद अपना नहीं बना सकते? 85 वोट से तो हम मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन क्या हम अपना पार्षद बना पाए हैं? नहीं बना पाए। विधायक की तो आप गिनती ही भूल जाओ, और सांसद तो 20 सालों में भी कभी मत सोचना आप कब बनेगा। हम हवा की तरफ बहते हैं, हवा की तरफ। भाई देखिए, आंधी चल रही है, हवा चल रही है, और हवा और आंधी में क्या उड़ता है? सूखे पत्ते। क्या उड़ता है हवा और आंधी में? सूखे पत्ते। लेकिन जो पत्ते जीवित होते हैं वो पेड़ के साथ लगे रहते हैं और उनका अस्तित्व कायम रहता है, और सूखे पत्ते जो उड़ जाते हैं वो पता नहीं कौन से गटर में जाते हैं, कौन से नाली में जाते हैं। तो हमें भेड़ बकरी नहीं बन रहा कि एक जो है डंडा ले और हम सब जो है नीचे गर्दन झुका के और जो है चलते चले जाएं। हमें भेड़ बकरी नहीं बनना, हमें जागरूक बनना है, हमें राजा बनना है, राजा। मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी 2 बार बन गए, आप कितनी बार पार्षद बन गए? क्यों बना रहे हो जयंती? अगर जयंती बनानी है तो बनो ना पार्षद। अगर जयंती बनानी है, उनको याद करना है, तो बनाओ ना विधायक। अगर कर्पूरी ठाकुर जी की फोटो लगाने से उनको याद किया जा सकता हो तो कोई बच्चा कहे मैथ्स आ जाएगी, मैथ्स उसके अंदर पढ़ो, उसके अंदर जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो बहुत समय मैं ज्यादा नहीं लूंगी क्योंकि सबने जो है अपना वक्तव्य रखना है, लेकिन मैं आपको सिर्फ याद दिलाना चाह रही हूँ वो क्या थे, क्या उनको आप अचीव कर सकते हो? अगर नहीं कर सकते हो तो कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती नहीं, उनके कामों की जयंती बनाइए, उनके विचारों की जयंती बनाइएगा, घर घर में उसमें पहुंचाइएगा। मैं एक नारा और देना चाहूंगी, इस देश में जितने बेरोजगार वो सब पार्षद, विधायक, सांसद के सारे उम्मीदवार। इस देश में जितने बेरोजगार वो पार्षद, विधायक और सांसद के उतने उम्मीदवार। भर दो पर्चा सारे के सारे, पार्षद का भी, जितने बेरोजगार है, पार्षद का भी, विधायक का भी और सांसद का भी। एक क्लर्क की पोस्ट निकलती है, लाखों लोग लग जाते हैं क्लर्क के फॉर्म भरने के लिए, लेकिन जब पार्षद, विधायक और सांसद का चुनाव होता है तो लोग जो है घर के अंदर दुबक जाते हैं। नहीं, मैंने नहीं लड़ना। क्यों नहीं लड़ना भाई? देश तो इन्हीं से ही चल रहा है, गधे घोड़े तो हम इसी से ही बन रहे हैं।
तो हर बेरोजगार को पार्षद का चुनाव लड़ना है, विधायक का चुनाव लड़ना है, सांसद का चुनाव लड़ना है। फिर कहेंगे जी अगर इतने उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे तो पेपर में तो जो है जगह ही नहीं बचेगी। अगर इतने उम्मीदवार 100 भी खड़े हो जाते हैं तो कितना बड़ा बैलेट पेपर बनेगा। तब इनको क्या सोचना पड़ेगा? इनको सोचना पड़ेगा उम्मीदवार ज्यादा हो गए, एक रिटर्न लिखित परीक्षा इन्हें करानी पड़ेगी। फिर ये छटनी करेंगे कि भाई अगर हमें पार्षद करना है तो इतना पढ़ा लिखा कम से कम होना चाहिए, इतना अनुभव उसे होना चाहिए। एक चपरासी के लिए लिखित एग्जाम होता है और एक MP MLA के लिए कोई एग्जाम नहीं होता है। ये इस देश का दुर्भाग्य है, ये इस देश का दुर्भाग्य है। जब आप फॉर्म भरोगे, नामांकन करोगे, तब इन्हें छटनी करनी पड़ेगी, तब इन्हें रिटर्न एग्जाम लाना पड़ेगा, तब इन्हें इंटरव्यू लाना पड़ेगा, तब इन्हें वोट के लिए जो है जनता के पास जाना पड़ेगा। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा फॉर्म कलर्क का मत भरो, चपरासी का मत भरो, माली का मत भरो, नाई का मत भरो। अगर भरना है तो पार्षद, विधायक और सांसद का बनो तो मुख्यमंत्री बनो। ये जो है छोटे मोटे काम करना छोड़ दो। मेरी पुश्तैनी, मुझे वर्ण व्यवस्था में बांट दिया तुमने, मुझे वर्ण व्यवस्था में बांट दिया तुमने, लेकिन मैं कर्पूरी ठाकुर जी को तुम्हारे कहने से नहीं चलूंगी। मैं मानूंगी तो अपने पूर्वजों को मानूंगी। अगर वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकती हूँ? मैं इस चीज को मानूंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जागरूकता का समय आ गया है, नहीं तो आप लोग दोबारा जो है एक कर्पूरी ठाकुर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, तब आपको जो है कुर्सियों पे बैठने का अधिकार मिलेगा। महिलाओं को तो तन ढकने का अधिकार भी नहीं था, महिलाओं को तो शिक्षा का भी अधिकार नहीं था। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपने अपने अधिकार बचाने हैं तो राजनीतिक और सामाजिक मीटिंगों में आधी महिलाएं जरूर होनी चाहिए। अभी 50% महिलाओं का बिल पारित होना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या कहा? 33% सिर्फ आरक्षण देंगे, 24 में नहीं देंगे, बाद में देंगे। 50% महिलाओं को 50% की भागीदारी मिलनी चाहिए। और जितनी भी OBC और SC ST की महिलाएं हैं, इन्हें ना तो सामाजिक समझ है, ना राजनीतिक समझ है, ना इनके पति पार्षद है, ना इनके पति विधायक है, ना इनके पति सांसद है, ना इनके पति गवर्नर है। तो यानी ये जीरो है राजनीति में। तो इन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, EBC को, OBC को, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, तभी हम राजनीति में आ सकती हैं, नहीं तो हम राजनीति में नहीं आ सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जननायक कर्पूरी ठाकुर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान। मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और बाबा साहेब अम्बेडकर के चरणों में भी नमन करती हूँ और सम्राट महापद्म जी के चरण भी नमन करती हूँ। मंच से हमारे पदाधिकारी सामने हुए मेरी बहन सबको हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ। आज वो है जो जननायक जो शब्द हमें मिला वो कहाँ से? आज वो यहाँ का देश कर्पूरी जी को जो कर है, उन्हें विकर बहुत कुछ हमें आ रहा है। का 3 दशक राज्य में श्रीपुर में एक लाल जिसे अपने मौज कराया और ही नहीं, जो पंक्ति जो भी लाइन में लगा हुआ व्यक्ति, वंचित और शोषित व्यक्ति की आवाज को और उनके आरों को लड़ाई लड़ते उन्होंने अपने आप को ये सिद्ध कर दिया कि अगर इंसान मुकाबला करे किसी का तो उसे कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते उसके अंदर के विचार शुद्ध होने चाहिए, उसकी भावना नेक होनी चाहिए और वो निष्पक्ष होकर काम करे। वही कार्य जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने किया। मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियां हो जाए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी। अभी मैं रही थी काफी बदल के मैं सुन रही थी कि वो हमारे में पैदा हुए। मैं कहती हूँ क्या दादी और
लेकिन हमारे यदि के लोगों अपने आगे वाली पीढ़ी को कुछ नहीं जा पाए जननायक जी के में, लेकिन हमने पढ़ना शुरू किया। वो सब करते थे कि क्या वो रहा होगा। सोचिए अपने बच्चे को भी आप इसी बात हो तो कितना बुरा मान है। सोचिए उस पर क्या असर होगा। एक अमन मैट्रिक शिक्षा पर जाहिर करते हुए कहा, उसको धन्यवाद भी नहीं कहा, उसको ये कहा कि आओ गोड़ दबाओ। क्या उसकी उनकी मानसिकता रही होगी, क्या बीतोगी उनके दिल पर कि कहाँ जन्म ले लिया, कैसे जन्म ले लिया ऐसे लोगों के बीच में। लेकिन उनकी सोच को मैं नमन करती हूँ। उनका वहीं से शुरुआत होती है उनको आगे बढ़ने की। जब कोई सामर्थ्यवादी आपको ललकारता है, जब कोई ताकतवर आदमी आपको सामने से उकसाता है, तो आपके अंदर का मानवीयता का इंसान जागने वाला है और आप उसकी जो आपको वो ललकार रहा है आप उसको स्वीकार करिए और स्वीकार करके अपने आप को तपाइए, त्याग करिए और त्याग करते करते हुए आप दुनिया में वो पहचान कराइए अपनी कि हमने उसी हालात में, उसी देश में और उसी परिस्थिति में, उसी समाज में रह करके हमने अपने माँ बाप का, अपने देश का और अपने समाज का कैसे नाम रोशन किया। और ऐसे थे कर्पूरी ठाकुर जी। बहुत किस्से हैं। मैं हमारे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी को बहुत सुनती हूँ और वाकई जितना कहा जाए कम है। यहाँ बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, मैं कितना भी कहूँगी उनके सामने कम है, क्योंकि मेरे से ज़्यादा उनको समझ है। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ, लड़ाई समाज की नहीं होती कभी, लड़ाई व्यक्ति की नहीं होती कभी। लड़ाई किस चीज़ की होती है? जब हमें हमारे संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए कुछ लिख कर गए हैं, वो हमारे अधिकार वहाँ पर सुरक्षित करके गए हैं। अगर उस पर कोई डाका डालता है तो लड़ाई वहाँ उत्पन्न होती है और उस लड़ाई को लड़ने के लिए हम सबको एक हो जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी वो कोई किसी पार्टी का है, भले ही वो लड़ाई चाहे किसी भी वर्ग के आदमी के साथ हो रही, किसी के अधिकारों का अगर हनन करेगा कोई, तो लड़ाई वहाँ से फिर शुरू होती है कि हम कहाँ पर हैं और हमारे अधिकारों पर कौन डाका डाल रहा है। मैं ये कहती हूँ, क्या जीने का अधिकार केवल उच्च समाज के लोगों को है? क्या पढ़ने का अधिकार उच्च समाज के लोगों को है? क्या बड़ी बड़ी पोस्टों पर जाने का अधिकार क्या उच्च समाज के लोगों को है? कहाँ गया वो आखिरी व्यक्ति जिसकी लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ी, जिसकी लड़ाई जयप्रकाश नारायण ने लड़ी, जिसकी लड़ाई लोहिया ने लड़ी? क्यों नहीं उसके बारे में आज बात कही जाती? आप बात करिए बराबर की है, सबके अधिकारों की आप चिंता कर रहे हैं। कोई भी सरकार अगर है और बात करके हम सबको समान शिक्षा देंगे, समान नौकरी देंगे, समान उनके अधिकारों का ख्याल रखेंगे, फिर सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार की होती है ना। बहुत अच्छा, मैं सरकार ने भारत रत्न देने का कर्पूरी जी को, जननायक कर्पूरी जी को जो फैसला किया मैं उसका आदर करती हूँ। सम्मान के योग्य काम किया है, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी चाहती हूँ, जो सभी ने कहा कि भी कर्पूरी फॉर्मूला भी लागू होना चाहिए, मैं सरकार से भी दरखास्त करूंगी, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहूंगी इस चीज को कि वो भी जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का फॉर्मूला है उसे पूरे देश में लागू करेंगे तो उनकी भी वाहवाही होगी, क्योंकि ये देश उनका है। अगर वो देश के प्रधानमंत्री है, वो किसी वर्ग के प्रधानमंत्री, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ज्यादा न कहते हुए मैं यही कहना चाहूंगी कि जो कुछ कर गए उनको तो हम आगे आने वाली पीढ़ी को बताएं, और जो बच गया उसके लिए हम प्रयास करें, उसके लिए हम पूरा करें। तब हमारी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती को जो हम श्रद्धांजलियों, जो कोटि कोटि नमन आज कर रहे हैं, पूरा होगा। मैं सभी से यही कहना चाहूंगी
कि हम सब लोग मिलकर के आज यहाँ पर उनकी जन्म तिथि मना रहे हैं। ऐसे में उन्होंने अपने आप को ये साबित कर दिया कि इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, अगर वो चुनौतियों को स्वीकार कर ले तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो एक एक की आवाज़ को उठाता है और एक एक की अधिकारों पर अच्छी बात करता है और अच्छे काम भी करता है। बहुत सारे किस्से हैं। एक वो भी किस्सा है जो अभी हमारे भाई जैक्सन ठाकुर जी भी सुना रहे थे कि जो कर्पूरी कोर्ट के फंड में उन्होंने अपना कुर्ता फैला करके चंद्रशेखर जो प्रधानमंत्री जी थे उन्होंने सबसे फंड मांगा और उसके बावजूद भी उन्होंने उस पैसे को कहाँ लगाया, राहत को उसमें जमा करा दिया। उन्होंने अपने लिए कुर्ता नहीं बनवाया। और आजकल क्या होता है, बस कहिए मत, यही विराम देना चाहूंगी मैं। तो यही मैं कहना चाहती हूँ, ऐसे नायक थे तभी हम यहाँ पर हैं। हम ऐसे लोगों के लिए तो नहीं खड़े हो सकते ना जो दिन में 4 ड्रेसें बदले 4 प्रोग्रामों में। हम केवल उस आदमी के लिए खड़े हैं यहाँ पर, उस आदमी के लिए बैठे हैं जिसने उनके कुर्ते के नाम पर फंड मिला और वो भी राहत को उसमें जमा करा दिया। तो मैं सम्मानीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की चरणों में फिर से पुनः नमन करूंगी और उनके द्वारा 2 पंक्ति हैं जो मुझे याद आ रही हैं, मैं वो आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। और क्योंकि उनका कहना था, उनका जो विचार था, 100 में 90 शोषित हैं और शोषितों ने ललकारा है। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है और धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पर अड़ना सीखो और जीना है तो मरना सीखो। अगर आपके अपने आप को सिद्ध करना चाहते हो ना, तो आपको त्याग, तप और हर चीज एक तरीके से जो कहते हैं ना कड़वी गोली होती है, वो आपको घूंट पीना पड़ेगा उसका, तभी आप निखर पाओगे। अगर आपने इधर की बात सुन ली, उधर की बात सुन ली, तो फिर आप कुछ नहीं बन पाओगे, आप भटके रह जाओगे। किसी ने आपके कान में ये कह दिया कि किसी ने कुछ कह दिया, आप अपने लक्ष्य को साध लीजिए कि आप इस समाज में करने क्या आए हैं। अगर आपका लक्ष्य एक है और उस पर चलना चाहते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आप सब कर सकते हैं। और सामने बैठे मेरे जितने भी महानुभाव हैं, इन्होंने सिद्ध भी किया है अपने अपने फील्ड में। हमारे पत्रकार अवध नारायण जी बैठे हैं, राज मल्होत्रा जी बैठे हैं और हमारे हंस कुमार जी बैठे हैं, बहुत सारे भाई हैं, जैक्सन ठाकुर भी बैठे हैं। भी होगा जब सारे देश में कर्पूरी ठाकुर के फार्मूले को लागू किया जाए। हमारी मांग, हमारी बात ये होनी चाहिए, आज इसी मन से ये बात उठनी चाहिए कि कर्पूरी ठाकुर साहब का जो फार्मूला है, जो उन्होंने बिहार में लागू किया है, वो पूरे देश में लागू करे सरकार। तब हम समझेंगे शायद आप कर्पूरी ठाकुर जी का मान कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। और यह आप ये अपने किसी फायदे के लिए, राजनीति के लिए करते हैं, तो हम समझते हैं कि हमें अभी और लड़ाई बाकी है, हमें अभी और लड़ाई करनी है। हमें प्रदेश मतलब ब्लॉक में जाना है, जिले में जाना है, राज्यों में जाना है और छोटी छोटी जगह पे जाकर के इस बात का उठाना है। और मैं शायद
मेरे साथी बैठे होंगे, जगदीश जी यहाँ हैं कि चले गए, यहाँ बैठे हैं प्रधान जी। हमारे यहाँ के जितने समाज के लोग हैं ये जानते होंगे कि मैं तो एक छोटा सा कार्य करता था यहाँ पर। यहाँ निगम पार्षद जब बना तो मैंने इन लोगों से पूछ के कहा कि भाई समाज का कौन कौन आदमी है, लाओ। किसी की पेंशन हम लगा सकते थे, किसी की नाली साफ करा सकते थे, किसी का गरीब बना। तो मेरा कहने का मतलब कि हम जब ऐसे मतलब काम करने की मतलब शुरुआत करें, और उसका कारण था कि दिल्ली में जब चुनाव हुआ तो मैं दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटों से जीता हूँ, सबसे ज्यादा वोटों से जीता हूँ मैं दिल्ली में। सबकी जमात जब्त हो गई थी ये पर। तो साथियों, काम करने का हमारा तभी सफल होंगे। प्रोफेसर साहब के बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। जो इन्होंने अभी कहा है, मैं चाहता हूँ कि देखिए, वैसे हमारी तो अभी उम्र काफी आखिर में हम लोग चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर तन मन अभी उतनी तमन्ना है, उतना ही हमारा जोश है, उतना ही हम इस बात के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं कि आप सब लोग मिल बैठ करके एक आवाज उठाओ। कहाँ मतलब आज, और बल्कि ये तो अब समय है, जैसे भारत रत्न मिला है हमको, तो हम इसके साथ ये मांग करें कि सरकार से और सब जगह जगह गली गली मोहल्ले मोहल्ले कि भारत इस समय कर्पूरी जी का फार्मूला लागू करो। और वे जो बात अभी भाई जयकिशन ठाकुर जी ने कही थी कि जो चीज हम आज सोच रहे हैं, जो चीज हम आज महसूस कर रहे हैं, कर्पूरी जी ने 1977 में जब पहली बार वो मतलब बिहार के डिप्टी सीएम बने और शिक्षा मंत्री बने, तो उन्होंने तभी ये महसूस कर लिया था कि हमें क्या क्या करना है। और उन्होंने वो ऐसा काम किया कि अंग्रेजी को वैकल्पिक भाषा में ला करके सारे देश मतलब बिहार के जितने छात्र थे उनको इस बात का मौका मिला कि अब अंग्रेजी जो है एक वैकल्पिक भाषा है, वो अनिवार्य नहीं रह गई है। बगैर अंग्रेजी के भी हम 10वीं पास कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो साथियों, मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, सब लोगों ने अलग अलग बातें कह दी हैं। मैं एक ही बात कहूँगा, और ये बात का मुझे सबसे ज्यादा मतलब खुशी भी है कि आप सब लोगों ने इस तरह का प्रयास किया है, यहाँ आज आए हैं, सब इकट्ठे हैं, आज बैठ करके निर्णय लें कि आगे छोटी छोटी और हर जगह, आज मंगोलपुरी में हुआ है, सुल्तानपुरी में हो, कभी जमुना पार हो, कभी चांदनी चौक में हो, कभी करनौल बाग में हो, मतलब हर जगह हर क्षेत्र में जा करके छोटी छोटी जगह के। और ये बात भी सत्य है कि हमें ये जरूरी नहीं है कि हम मतलब सिर्फ नाई ठाकुर समाज और सविता समाज और नंद वंश को इकट्ठा करना है। कर्पूरी जी का फार्मूला सब समाज के लिए था, सभी लोगों के लिए था, उनको सबको जोड़िए अपने साथ, जो भी कहते हैं पिछड़े हुए हैं, जो मतलब अब दलित हैं, उन सबको अपने साथ जोड़िए और जोड़ करके इस संगठन को, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कर्पूरी ठाकुर जी को और अपनी तौर से जबरदस्त करता हूँ, और आप सब लोगों का जो आए हुए हैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद। लोगों ने मेरे को बताया कि आपको यहाँ आना है, तो यहाँ के बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात कि ठाकुर साहब के बारे में जानकारी हुई, और जो मेरे को नॉलेज उसके हिसाब से है कि जिस टाइम पर हमारे ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने, उस टाइम पर तो छुआछूत और भेदभाव बहुत थे, और उस टाइम पर अपने समाज के लिए इतना संघर्ष किया, और आज उसी के ये दिन कि दिल्ली केंद्र सरकार ने भारत रत्न से इसको नवाजा। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और यही कहूँगा कि मैं तो इतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मेरी विधानसभा से जितने मेरे साथी हैं, आपका छोटा सा भाई हूँ, कहीं भी मेरी ज़रूरत हो, कोई भी काम हो, तो 24 घंटे सेवा में आपके लिए हाजिर रहूँगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। भीमराव अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, चक्रवर्ती सम्राट महापद्मानंद जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आदर के योग डॉक्टर राधेश्याम जी उस समय इस समाज के निगम पार्षद बने जब लोग राजनीति में भी लोगों का दखल अंदाजी नहीं थे। ऐसे महान डॉक्टर राधेश्याम जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आदर के रोग निगम पार्षदा आदरणीय बहन निर्मला कुमारी जी,
संस्था के अध्यक्ष भाई गांधी जी, हमारे सबसे ज्यादा युवा इस समाज में अगर कोई हैं 80 साल के तो वो हैं आदरणीय देवी सिंह जी, बहन सैनी जी। बड़ा ही हर्ष का दिवस है ये कि आज हम उस जननायक नाम कर्पूरी ठाकुर जी को किसी सरकार या किसी के द्वारा नहीं दिया गया। जननायक को अगर ये नाम दिया गया तो उस तमाम बिहार की दबी कुचली पिछड़े अति पिछड़े महिलाओं के द्वारा दिया गया। ऐसे जननायक को जोरदार तालियों स्वागत करें। राजनीति हो, समाज सेवा हो, अगर आप में दम है, अगर आपकी शख्सियत है तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको आगे नहीं ला सकती। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को आज विवश होना पड़ा इन सरकार को, लेकिन फिर भी मैं साधुवाद देता हूं इस भारत की सरकार को। पिछले 20 सालों से लगातार हम दिल्ली में मांग करते रहे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए, लेकिन उसमें कमी रही, इतिहासकारों की कमी रही, सरकारों की कमी रही कि हमें महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाया गया, हमें पटेल के बारे में पढ़ाया गया, लेकिन ऐसे महापुरुष जो शायद महात्मा गांधी से कहीं कम नहीं थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर को इतिहास में नहीं पढ़ाया गया। अगर पढ़ाया गया तो इस सैन समाज ने पढ़ा। इसमें भी कुछ आधे अधूरे लोग थे जिनको जननायक के बारे में ठीक से उच्चारण, उनका नाम लेना तक नहीं आता। जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में इन लोगों ने पढ़ना ही नहीं सीखा। इन्होंने, जैसे बहन सैनी ने अभी कहा कि जो धर्म की जो हमें घुट्टी पिलाई गई, जो धर्म हमारे पूरे समाज में, हमारे परिवारों में डाला गया, उस धर्म की घुट्टी की वजह से हम ऐसे महान योद्धाओं को याद भी नहीं कर पाए, उनके इतिहास को जान भी नहीं पाए। जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार की उस मिट्टी में पैदा हुए। बिहार वो ऐसा प्रदेश है जहां पे राजपूत, कायस्थ और भूमिहारों का प्रदेश है, जहां इस जाति के व्यक्ति को बराबर में खड़ा होने के लायक भी नहीं समझते, बैठाना तो दूर की बात रहे। जननायक को बहुत ज्यादा कष्ट सहना पड़ा, बहुत ज्यादा अपमानित होना पड़ा, लेकिन उन्होंने ठाना था कि मुझे एक दिन मेरे इस समाज, खाली सैन समाज नहीं, उन्होंने कहा था जाति नहीं जमात चाहिए, तब जाके इस देश का निर्माण होगा, तब जाके जननायक कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बनेगा। तो ऐसे जननायक ने जब देखा, जब उन्होंने 10वीं की कक्षा पास की, तो आपको याद होगा किस तरह से जो गांव के एक बड़े जमींदार थे, कर्पूरी ठाकुर के पिता उनको लेके गए कि कर्पूरी ठाकुर फर्स्ट डिवीजन से 10वीं पास किए हैं, तो उसने अपना पैर आगे फैला दिया और बोला पैर दबाओ। तो आप उसमें की मानसिकता को देखिए। जब जाति का नाम आता है तो जाति के नाम पर लोग सोचते हैं कि ये वो मैला कुचैला, वो पेड़ के नीचे टूटी हुई कुर्सी में बैठा हुआ वो शख्स है, उनको नहीं पता इसके IAS हैं, उनको नहीं पता इसके IPS हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है। आज देश में तमाम हमारे युवा जो हैं वो IAS और IPS बनकर समाज में आगे आ रहे हैं। साथियों, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जब आजादी के आंदोलन में वो आए तो ये सरकार, अंग्रेजी सरकार उनको अरेस्ट नहीं कर पाई। वो नेपाल चले गए, तमाम जगह गए, 26 महीने वो आजादी की लड़ाई में जेल भी काटे। उसके बाद उन्होंने, जब उनको मौका मिला, जब वो पहली बार सरकार में उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री बने, तो जैसा कि बार बार कहा गया कि अंग्रेजी की अनिवार्यता को हटाया, उसका क्या कारण था? जब
सरकारी नौकरी में क्लर्क बनने के लिए 10वीं कक्षा जरूरी होती थी। उन्होंने देखा कि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और महिलाएं उस मैट्रिक की परीक्षा को पास नहीं कर पा रही। उसका कारण था अंग्रेजी। तो उन्होंने उस अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म करके उन लोगों को रोजगार दिलवाने में, सरकारी नौकरी दिलाने में युवाओं की मदद करी। ऐसे थे जननायक कर्पूरी ठाकुर। जब वो मुख्यमंत्री बने और उन्हें देखा, आज की सरकार ने, अभी आपने पिछले कुछ दिनों में देखा, जो मंडल कमीशन 1993 में भारत देश ने लागू किया, जो सरकार ने लागू किया, उसकी जो शुरुआत थी वो 77 में ही आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर ने डाल दी थी। बिहार जैसे प्रदेश में जब उन्होंने देखा कि अति पिछड़ों की संख्या ज्यादा है, उनको 12% आरक्षण दिया, पिछड़ों को 8% दिया, और महिलाओं को, जो बाबा साहब की सोच थी, जो बाबा साहब ने इन महिलाओं को सबसे पहले महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने, सावित्रीबाई फूले ने जो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया, उसको आगे बढ़ाया जननायक कर्पूरी ठाकुर ने 3% आरक्षण देकर बिहार में। और जो सरकार अभी आपने देखा, भारत सरकार ने लोकसभा में एक अमेंडमेंट लाकर जो 10% जनरल को, जो पिछड़ा, जिसको हम आर्थिक रूप से पिछड़ा कहते हैं, 10% जनरल को जो उन्होंने आज दिया है, वो कर्पूरी जी की सोच देखिए। कर्पूरी जी ने उस समय 3% उस जनरल को भी आर्थिक रूप से आरक्षण दे दिया था। तो ऐसे जननायक के बारे में हमें पढ़ाया जाना चाहिए, हमारे बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। हमें बाबा साहब के बारे में जानकारी है, तमाम महापुरुषों के बारे में जानकारी है, लेकिन आज मुझे फक्र होता है जब 3 दिन तक लगातार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया उस जननायक के किस्से सुनाता रहा। ये राजनीति जो है, ये जनसेवा का एक माध्यम है, लेकिन आज शायद आपको पता है कि राजनीति का जो चित्रण है वो कैसे हो गया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने उस राजनीति को जनसेवा का माध्यम बनाया, और जब तक जीवित रहे अपने परिवार को राजनीति में नहीं आने दिया उन्होंने। और उसके अलावा आपने कई संस्करण सुने हैं जिनको सुनकर ये मन रोने लगता है कि जब उनकी धर्म पत्नी हमारी माता जी जब बीमार हो गई, वो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री सूबे का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसके बाद उनके पीए ने आके कहा माता जी को हॉस्पिटल लेके जाना है, मुझे आपकी गाड़ी चाहिए। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कहा, अरे ये गाड़ी तो मुख्यमंत्री है, ये कर्पूरी ठाकुर तो एक गरीब व्यक्ति है, इसके पास ना कोई गाड़ी है ना घोड़ा है, माता जी को बोलो कि वो रिक्शे से हॉस्पिटल चली जाए। तो ऐसे जननायक के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। और माता जी हॉस्पिटल रिक्शे से गई, और जिस प्रकार एक आम आदमी उस लाइन में लगकर अपना इलाज कराता है, उसी प्रकार जननायक कर्पूरी ठाकुर की पत्नी ने अपना इलाज कराया। आपको ये भी आपने सुना होगा तमाम अखबारों और मीडिया में कि जब लोक नायक जयप्रकाश जी की जयंती मनाने का कार्यक्रम पटना में किया गया, तो उसमें देश के तमाम वो समाजवादी आंदोलन के प्रवक्ता, चाहे चंद्रशेखर जी हो, देवीलाल जी हो, तमाम वो लोग पटना में इकट्ठा हुए। कर्पूरी जी का कुर्ता फटा हुआ, मुख्यमंत्री का कुर्ता फटा हुआ, फटे कुर्ते से ही वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो चंद्रशेखर जी ने सब लोगों के सामने अपना कुर्ता फैलाया और कहा, भाई कर्पूरी फंड, कर्पूरी कुर्ता फंड, सब लोग मेरे को, कर्पूरी जी को हमें नया कुर्ता लेना है, इसके लिए फंड दे दो। सब लोगों ने फंड दे दिया। और जननायक कर्पूरी ठाकुर ने क्या किया, उस फंड को लेकर जो मुख्यमंत्री का जो कोष होता है, वो फंड उसमें जमा करा दिया। ऐसे महान व्यक्ति जननायक कर्पूरी ठाकुर, हम सोच भी नहीं सकते, जिस व्यक्ति 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहा हो, उसके नाम पर एक गाड़ी नहीं, उसके नाम पर कोई जमीन नहीं, उसके नाम पर कोई ऐसी चीजें नहीं। जब जननायक कर्पूरी ठाकुर के मुख्यमंत्री रहते हुए एक बिहार में कमेटी बनी कि जितने भी मंत्री और विधायक हैं उन सबको जमीन दी जाएगी, जिस तरह कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है, तो सब लोगों ने फार्म भरे, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कोई फार्म नहीं भरा। जब बाकी लोगों ने पूछा जननायक जी आपको जगह नहीं
चाहिए? बोला मुझे जितनी जगह चाहिए वो मेरे जाने के बाद मुझे अपने आप मिल जाएगी इस धरती पर, उसे किसी को देने की जरूरत नहीं है। ऐसे जननायक मतलब हम लोग चाह कर भी उनका 1% भी अपने अगर भविष्य में, अपने जीवन में हम अगर उतारने की कोशिश कर ले तो सच्ची श्रद्धांजलि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के लिए होगी। वो सादगी